गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसकी 15 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट के जीएस का एनालाइज हम अपने चैनल पर करवा चुके हैं। तो आप जाकर के वो दोनों शिफ्ट के एनालाइज को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके बीच 16 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का एनालाइज कराने जा रहे हैं जीएस का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, आपसे गुजारिश और रहेगी कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, यानी ये डिटेल क्लास नहीं है। हमारी डिटेल क्लास के लिए, डिटेल करंट अफेयर क्लास के लिए डेली सुबह 4 बजे आप जुड़ा करिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले इस क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन आया है कि किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। तो पहला क्वेश्चन ही बैंकिंग से रिलेटेड है। मैं हमेशा बोला करता हूं ऑफलाइन क्लासेस में भी और डेली करंट अफेयर क्लास में भी कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग हो गए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, तो 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टैटिक जी के पोर्शन में कई बार कराया है। तो इसका सही आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। देखिए, कल की शिफ्ट में यानी 15 अक्टूबर की शिफ्ट में एक क्वेश्चन डीपीएसपी से आया था और आज भी डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया है। यदि आपने कल के पेपर को एनालाइज किया होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विस्तरीय सरकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो अगला सवाल है, एक हर्ट्ज पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। फिर है 9 नंबर सवाल, कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पानी का भाप में रूपांतरण। ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोयले का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि पायरिया मसूड़ों में हो जाने वाला एक रोग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मसूड़ों में होने वाला। 11 नंबर है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पौधों में, यानी पौधों में पाया जाता है फ्लोएम नाम का ऊतक। 12वां सवाल है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 स्तर हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन जिनमें जीएस नहीं पूछी गई है। 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कोई भी जीएस का प्रश्न नहीं है। बढ़ते हैं सीधा 35वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता जागरूकता। ये क्वेश्चन मैंने आपको ओल्ड करंट अफेयर में कराया हुआ है, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है। तो एक और वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके पेट परीक्षा में आए हैं। तो अच्छा ये लग रहा है कि बच्चे इसको करके जरूर ही आए होंगे। तो महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम बदल करके रख दिया गया था संभाजी नगर, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूके।
39 नंबर है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे क्वेश्चन आपने सही ही किए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको हर वीडियो में बताता जा रहा हूँ कि आजकल समझौतों से, बैंकिंग से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम जीएस से रिलेटेड देने जाइए तो समझौते, बैंकिंग, करंट अफेयर, इसके अलावा योजनाएं आपको एक एक पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सही आंसर होगा बांग्लादेश। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा था। वहाँ पूछा था कि बांग्लादेश कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, और यहाँ पूछा है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी बनाता है भारत से। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 45 है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य में विधान परिषद है? यानी इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक में विधान परिषद स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन तो अभी आप बनाकर ही आए हो, बहुत ही सरल सवाल है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8 अक्टूबर। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ये कर्नाटक की जगह है जिसका नाम है कुर्ग। 49 नंबर क्वेश्चन है, कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, कौन सी ऐसी कला है? तो याद रखिएगा ये एक सांझी कला होती है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? बहुत बार मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी है और बहुत बार मैंने डेली करंट अफेयर क्लास में आपको बताया भी है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था भारत का। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जब भी आप विवेकानंद स्टडी सेंटर यानी हमारी कोचिंग के माध्यम से एसटी देते आए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एसटी में मिला है और मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को आपको बताया भी है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन जीएस में आए हैं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 53 नंबर, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद जीएस 84 नंबर से है, तो हम लोग बढ़ते हैं और 84 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरंजना नदी के तट पर हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पर क्वेश्चन मिस हो गया है क्योंकि जिसने भी मेरे पास इस पूरे के पूरे पेपर को भेजा है उसका यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताने में असमर्थ हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूरा पता है तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? तो इसका सही आंसर होगा मराठा। मराठा से याद आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो इसका सही आंसर होगा मराठा। 87 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोम लोपी ढलाई, जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 88 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद सभा में बोला था। याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद सभा में बोला था। ये नारा किसका था? ये तो
किसी और का था स्लोगन, किसका था आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, लेकिन इसको पहली बार सभा में बोला था हसरत मोहानी जी ने। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता भी यही थे, हसरत मोहानी। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ये तो बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज थे तो अंग्रेजी को ही करेंगे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन 1935 भारत शासन अधिनियम से आया है, तो आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी है इस क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था। 92 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, बहुत बार मैंने आपको डेली करंट अफेयर स्टैटिक जी के पोर्शन में कराया है, तो आप जान सकते हैं कि हमारी इस चैनल का डेली करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको स्टैटिक जीके भी कराता हूं। इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। फिर है, खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ऐसा किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, जहाँ बालू ज़्यादा होगी वहीं तो ऐसा होगा ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थार मरुस्थल। अगला है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी टाइम जोन में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24। किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है आप कमेंट कॉलम में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, रशिया में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो याद रखिएगा, मॉर्बिडिटी यानी रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन एक कल के शिफ्ट में पूछा गया था। वहाँ पूछा गया था कि लक्षद्वीप से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन था, आप जाकर देख सकते हैं। और अब पूछा गया है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो सबको पता है आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी कावारती इसकी राजधानी है। बढ़ेंगे 98 नंबर, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? 99 नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राइवेट सेक्टर। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर होगा अमेजन वर्षा वन, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ हमारे इस चैनल के माध्यम से 15 अक्टूबर के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का भी एनालाइज आपने जान लिया होगा, और 16 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का एनालाइज भी आपने जान लिया होगा। बहुत ही जल्द जैसे ही शिफ्ट 2 आज की ओवर होगी, मैं आपके सामने लेकर आऊँगा पेट परीक्षा की अंतिम शिफ्ट का एनालाइज। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल से बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू एवरीवन, आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।